Hello everyone. So now let's see last chapter of class 6 NCERT, chapter number 9 urban livelihoods. इससे पहले हमने देखा था कि रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग किस तरीके से ऑक्यूपेशंस कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं अपनी लाइवलीहुड. अब हम वही देखेंगे कि अर्बन एरियाज़ में क्या क्या वेज होते हैं मनी अर्न करने के लिए. तो हमने देखा था कि लाइवलीहुड का मतलब होता है कि किस तरीके से हम इनकम अर्न करें, मनी अर्न करें अपनी बेसिक नीड्स के लिए. अर्बन एरियाज़ में लोग बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं इंस्टीड ऑफ एग्रीकल्चर पे रूरल एरियाज़ में डिपेंडेंट थे, हाईली डिपेंडेंट थे. अर्बन एरियाज़ में ऐसा नहीं होता. अर्बन एरियाज़ में डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होते हैं जो लोग काम कर रहे होते हैं टाउन्स एंड सिटीज़ में वो कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, शॉपकीपर, स्ट्रीट वेंडर, ड्राइवर्स एक्सेट्रा आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं अर्बन एरियाज़ में. करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं अर्बन एरियाज़ की? देखो, ग्रेट ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी, बहुत तरीके के काम हमें देखने को मिलते हैं. एग्रीकल्चर पे बहुत कम डिपेंडेंट होते हैं. स्किल्ड वर्कर्स भी होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स भी होते हैं. स्किल्ड वर्कर्स हो गए जो एक ही चीज़ को, प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं. अनस्किल्ड हो गए जैसे कारपेंट्री कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, तो ये क्या हो गए, अनस्किल्ड हो गए. प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होता है, ठीक है. यहाँ पे आपको क्या होता है, बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया, फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, उसने अपने यहाँ पे बिजनेस करने के लिए 3-4 लोगों को रख रखा है, एम्प्लॉय रख रखा है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है. ग्रेट रोल है इंडस्ट्रीज़ का और सर्विसेज का. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का ग्रेट रोल है और आपकी सर्विस सेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है अर्बन एरियाज़ में, ठीक है. उसके बाद आपके बताया हुआ है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है. ऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वर्क प्लेसेज. ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सारे वर्क आ जाते हैं, वो सारी वर्क प्लेसेज आ जाती हैं जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के पास. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के पास और जो लेबर लॉज को फॉलो कर रही हैं वो क्या है, आपकी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है और लेबर लॉज को भी फुलफिल कर रही है. रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दी जाती है. फॉर एग्जांपल किसी को एम्प्लॉय किया गया, उसको अचानक से हटाया नहीं जाएगा. फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, मंथ में सैलरी मिलती है, पेड लीव होती है, जॉब की सिक्योरिटी होती है, आपको पता है कि आपको कभी नहीं हटाया जाएगा विदाउट एनी वैलिड रीज़न. प्रोविडेंट फंड मेंटेन्ड होता है, पेंशन दी जाती है, रेगुलेटेड वर्किंग कंडीशंस होती हैं. ऐसा नहीं है कि वहाँ की जो वर्किंग कंडीशंस होंगी वो इनह्यूमेन होंगी. तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसके, गवर्नमेंट के ऑफिसेज हो गए, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होंगी, बैंक्स हो गई. ये सारी क्या है, हमारी फीचर्स दिए हुए हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के. ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सारी चीज़ें आप समझ लो जहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उनके, ठीक है. इसके बाद परमानेंट वर्कर्स को क्या फ़ायदे होते हैं? देखो, इनको सेविंग्स करी जाती है इनकी ओल्ड एज के लिए, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है एज इट इज़, ठीक है. सेविंग्स करी जाती है ओल्ड एज के लिए. इनको हॉलीडेज़ मिलती है, संडे को नेशनल हॉलीडेज़, मेडिकल लीव भी मिलती है. इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं कम पैसों पे या ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम दी गवर्नमेंट फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज देयर फैमिली. अब उसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कुछ फीचर्स बताए हुए हैं यहाँ पे. देखो, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वर्क प्लेसेस, वो सारी जगह जो फॉर्मली रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है, जो रेगुलेटेड नहीं है, कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है, और ये एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड करते, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते, इनका कहीं पे भी कोई रेगुलेट करने वाला नहीं होता, तो ये बेनिफिट्स भी नहीं देते. एग्जाम्पल, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं होती, यहाँ डेली या वीकली वेजेस मिलती हैं, मंथली कुछ केसेस में मिलती हैं, कुछ केसेस में नहीं मिलती. कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको जो आपका एम्प्लॉयर है वो कभी भी हटा सकता है. बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं और ज़्यादा टाइम पे काम भी कराते हैं और उसके लिए ज़्यादा सैलरी भी नहीं देते. कोई पेड लीव नहीं होती, अगर आप छुट्टी मारते हो तो आपकी मनी डिडक्ट हो जाते हैं. लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन होती है, बहुत कम वेजेस मिलती हैं. इसके एग्जांपल्स हैं स्ट्रीट वेंडर्स जो रेडी लगाते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स जो घरों में काम करते हैं, रिक्शा पुलर्स. स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स सेल गुड्स इन द पब्लिक प्लेसेस विदाउट ऑपरेटिंग फ्रॉम परमानेंट शॉप्स. इनकी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती, ये रेडी लगाते हैं और वो रेडी क्या है, ट्रांसपोर्टेबल है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे लगाते रहते हैं, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, क्लोथ, टॉयज, स्नैक्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स बेचने वाले. ये सस्ता सामान देते हैं कंज्यूमर्स को, ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं बहुत सारे लोगों को. बहुत सारे लोग हमारे कंट्री में स्ट्रीट वेंडर्स हैं. ये बेसिक नेसेसिटीज़ जो एक ह्यूमन बींग को चाहिए वो घर तक पहुँचाते हैं.
इसके बाद आपको बताया हुआ है कैजुअल बेसिस वर्कर्स क्या होते हैं। देखो कैजुअल बेसिस वर्कर वो वर्कर होते हैं जिनको ना बुला लिया जाता है जब काम की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल एक साइट है, यहाँ पे 10 लोग एम्प्लॉयड हैं, आज सिर्फ 8 लोग आए हैं, तो 2 लोगों को अचानक से बुलाया जा रहा है, तो ये कैजुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो इट रेफर्स टू द वर्कर्स, ये वो वर्कर्स होते हैं जो आते हैं और काम करते हैं जब एम्प्लॉयर को इनकी ज़रूरत होती है। तो इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता जो परमानेंट वर्कर को मिल रहा है, इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता जो एक परमानेंट वर्कर को मिल रहा है। सो डैट वाज ऑल इन योर क्लास 6 NCERT। हमने क्लास 6 NCERT रीड करी है, हमने कुछ एडिशन पॉइंट्स भी देखे हैं। क्लास 6 NCERT में आपके टोटल 9 चैप्टर्स थे। इन 9 चैप्टर्स में एट मैक्स आपके DSSB में जो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करे हैं 3 क्वेश्चंस आपके कवर अप हो सकते हैं, बिकॉज हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पॉइंट्स देखे हैं। प्रीएम्बल को समझा है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो हमारा वहीं से हो जाएगा। सो 1 क्वेश्चन फ्रॉम योर फैक्ट्स plus preamble. 1 question can come in your GK portion, and third 1 question can come in your Indian Constitution part of civics, as well as your syllabus that mentions the civics syllabus basically, जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस बार 10 क्वेश्चन आए थे, उधर से भी क्वेश्चन हो सकता है। So what you have to do is you have to revise this whole booklet. सिर्फ फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करना है। आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड वट ऑल इज इम्पॉर्टेंट इन ईच चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दैट्स इट इन दिस।